friends, and welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20 September 2023. 23 सितंबर 2023 का एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हड़प्पन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। तो हड़प्पन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला कह रहा है हड़प्पन्स यूज्ड ओनली आयरन टू मेक वेपन्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हड़प्पन्स प्रैक्टिस बोट मेकिंग। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हड़प्पन्स वर अवेयर ऑफ द पॉटर्स व्हील। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखो, बहुत ही आसान अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो, एलिमिनेशन से करो, तो आपको बहुत आसान सवाल है ये। देखो, पहला स्टेटमेंट ही गलत है इसमें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हड़प्पन्स यूज लिखा ओनली आयरन टू मेक वेपन्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारी चीज़ों के वेपन्स वो बना रहे थे, कई बार उसमें ब्रॉन्ज मिला दे रहे थे, कॉपर मिला दे रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल है मदन्ना एंड अखन्ना। मदन्ना एंड अखन्ना, द 2 brothers were the prominent statesmen during the 17th century, rose to prominence under। तो ये आपको बताना है कि मदन्ना और अखन्ना जो थे, ये 2 भाई थे। दे रोज टू प्रोमिनेंस इन विच एम्पायर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, गोलकोंडा सल्तनत। तो आप थोड़ा सा 2 लाइन अगर मदन्ना और अखन्ना के बारे में मुझे बता सकें तो आपके लिए, मतलब आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं तीसरे सवाल के साथ। तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है कि द किंग मेंटेन अ रॉयल स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है ना, तो किंग जो थे वो स्टैंडिंग आर्मी रखते थे। पहला स्टेटमेंट है, तो ये सही है कि गलत, पहले तो ये सोचो। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, द सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू द 4 वर्नास। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द ग्रांट ऑफ लैंड वाज सैक्रिफिशियल फी इज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। एंड चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, सैक्रिफाइसेस एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स बिकेम डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड्स। तो आपको बताना है कि लेटर वैदिक फेज में कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनमें से सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए स्टेटमेंट। क्यों गलत है? क्योंकि किंग स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। याद रखिएगा, स्टैंडिंग आर्मी रखना मतलब कि प्रॉपर एक किंगडम हो जाना। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली बात है, जनपद काल तक स्टार्ट ही नहीं थी, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न वाई क्यों ये नहीं गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ में। पहली जो न्यूज़ है वो है गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स फॉर फार्मर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट एजुकेशन। इसमें एजुकेशन लिख दिया है नोट्स में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 इनिशिएटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने स्टार्ट किए हैं। तो पहला जो इनिशिएटिव है वो है आपका किसान ऋण पोर्टल, KRP जिसको बोलते हैं, किसान ऋण पोर्टल है। दूसरा जो है वो है KCC घर घर अभियान। तीसरा है यहाँ पे मैनुअल ऑन द वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, विंड्स जिसको कहते हैं, विंड्स। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विंड्स किसने बनाया है, तो ये भी मिनिस्ट्री में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और मैनुअल है ऑन वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। KCC घर घर अभियान क्या है? एम्बिशियस कैंपेन है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो हर फार्मर को, हर रीजन के फार्मर को देने की मुहिम है। किसान ऋण पोर्टल भी इसी का पोर्टल है, किसान क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग ही ये पोर्टल है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 इनिशिएटिव्स। ठीक है ना। एक बार किसान ऋण पोर्टल मैं फिर से बता दूं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डेवलप किया है। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग हो गया, इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, RBI, नाबार्ड सब मिले हुए हैं। और इसमें बेसिकली काम यही है, रेवोल्यूशनाइज द एक्सेस टू क्रेडिट सर्विसेज अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को मिल सके, प्लस वो उनकी सर्विसेज का यूज़ कर सके, यही इसका सबसे बड़ा एम है। ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे आप सबसे इस किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से आपको सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी मिलेगा अंडर द MISS स्कीम, जो कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। तो ये 3 अलग अलग मतलब कहना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो इनिशिएटिव्स हैं लिए गए हैं। अब आते हैं न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर में देखते हैं फ्रंट पेज में जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द विमेन कोटा बिल इन लोकसभा। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था ये चीज़ कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है इस बार के स्पेशल सेशन में लाया जा सकता है, और वो वही चीज़ हुआ कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया विमेन कोटा बिल। हालांकि जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जब सेंसस हो जाएगा, मतलब सेंसस के डेटा के बाद ही हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी जो आपको बताना ज़रूरी है।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बात की कही गई गवर्नमेंट के द्वारा, वो देखो क्या लिखी गई है कि इसको प्रेजेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल के रूप में, 128th अमेंडमेंट बिल के रूप में, बट हाउएवर इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली एक्सरसाइज। तो इनका क्या कहना है कि ये लागू कब होगा, 2026 की डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद। 2026 तक आप सबको पता है कि सीट्स फ्रीज करने की बात की गई थी, तो ये कहा गया कि भैया अभी लागू करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी सीट्स के नंबर तो फिक्स है नहीं, तो एक बार ये सीट्स के नंबर फिक्स है उसके बाद हम इसको चालू कर देंगे। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, एंड इसी कारण से ये एक स्कीम का इनका कहना है कि 2026 के बाद जब सेंसस हो जाएगा उसके बाद हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम ये स्कीम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज वन थिंग विच इज अ कैविएट हियर, तो ये बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। And the reservation in Lok Sabha can hence be implemented only after the Lok Sabha elections in 2029 and not in 2024. तो 2029 के बाद के जो 2029 में जो इलेक्शन होगा उसी में ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है, 2024 में तो ये रिजर्वेशन नहीं पॉसिबल रहेगा। विमेन रिजर्वेशन बिल आपको पता है ये जो है वो 33% सीट्स रिजर्व करने की बात की गई है इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन के लिए बिल लाया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। 3 होयसालास टेम्पल डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, अगर आप लोग को याद हो तो दिस न्यूज़ वाज आल्सो डिस्कस्ड बाय मी। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि द सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास, जिनमें मैंने आपको बताया था कि जो सैक्रेड इंसेम्बल ऑफ होयसाला एट बेल्लूर है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हलेबिद का जो सैक्रेड इंसेम्बल है, मतलब अलग अलग जगह हैं कर्नाटका की जहाँ पर होयसालास ने अपने टेम्पल बनवाए थे 12th सेंचुरी में, 10वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में ये सब रूल कर रहे थे, और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग दिया। 3 कौन कौन से टेम्पल है, तो एक है चिन्ना केशवा टेम्पल जो कि बेल्लूर में है, होयसालेश्वर टेम्पल जो कि हलेबिद में है, ये मैंने आपको बताया था, दोनों हसन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, चिन्ना केशवा बेल्लूर और होयसालेश्वर हलेबिद, बोथ आर इन हसन डिस्ट्रिक्ट, इनको रखा गया है। इसके अलावा द केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुर मैसूर डिस्ट्रिक्ट, केशवा टेम्पल भी है जो कि सोमनाथपुरा मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इनको ऑफिशियली ऐड किया गया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अभी ये कब किया गया, तो एक्चुअली किया गया है अभी जो समिट हुआ था, 45th सेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, 45th सेशन था, और ये कहाँ पे हुआ है, रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ है, याद रखिएगा इसको लिख लीजिए, रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा, यहाँ पे होयसाला आर्किटेक्चर के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, देखो लिखा है होयसाला टेम्पल्स आर नोन फॉर इवॉल्विंग अ डिस्टिंक्ट स्टाइल दैट इज ऑर्नेड विद टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलोइंग अ स्टिलिएट प्लान बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो एक तो इसका जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो प्लानिंग के साथ बनता था प्लस रेज्ड प्लेटफॉर्म में बनता था, स्टिलेट प्लान था और रेज्ड प्लेटफॉर्म में बनाया जाता था। एंड मटेरियल जो यूज़ होता फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन वो होता था क्लोराइड सिस्ट यूज़ होता था, क्लोराइड सिस्ट यूज़ होता था, इसको सोपस्टोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये सॉफ्ट होते हैं, एमिएबल टू कार्विंग होते हैं, मतलब उसमें कार्विंग की जा सकती है, और इस कारण से क्लोराइड शिस्ट का यूज़ किया जाता था, रेज्ड प्लेटफॉर्म में बनाए जाते थे, स्टिलेट प्लान होता था। याद रखिएगा, ऑल दिस थिंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर। तो अगर आपसे पूछे तो आप वहाँ पे बता देना आंसर राइटिंग में ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे एडिटोरियल है, द मंत्रास दैट पावर्ड द सक्सेस एट G20 समिट, यहाँ पे सुहासिनी हैदर के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। हालांकि ये पाकिस्तान पे ज़्यादातर लिखती है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे ज़्यादा लिखती है, इंडिया चाइना पे लिखती हैं। तो अभी इन्होंने G20 में इंडिया का सक्सेस का क्या मंत्रा था वो बताया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसने कि G20 को सक्सेसफुल बनाया ऑथर के अकॉर्डिंग। 3 थिंग्स आर देयर विच मेड द G20 अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी। तो पहला है द मल्टीलेटरलिज्म फैक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट ने चीज़ उठाई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था द मल्टीलेटरलिज्म फैक्टर, मल्टीलेटरलिज्म की बात की। दूसरा उन्होंने बताया है, जो दूसरा फैक्टर था वो था मल्टीपोलैरिटी। पहला था मल्टीलेटरलिज्म, दूसरा था मल्टीपोलैरिटी, एंड तीसरा था द मिडिल वे। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मल्टीलेटरलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसमें इंडिया को सपोर्ट मिला, वेस्टर्न ब्लॉक का भी मिला, G7 कंट्रीज़ का भी मिला, है ना। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का मिला, US और उसके अलाइज का सपोर्ट मिला, तभी जा कर के रशिया
का नाम मतलब यूक्रेन वॉर में नहीं आना, ये कितनी बड़ी बात है। न्यू दिल्ली कंसेंसस का सबसे बड़ा पॉइंट ये कि रशिया का नाम नहीं आया कहीं पे भी कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एज वेल। दूसरी चीज़ जो ऑथर का कहना है वो ये कहना है कि मतलब कि मल्टीलेटरिज्म की जो गुहार थी उसकी एक चीज़ और है कि अफ्रीकन यूनियन को लाना, एक और नया ग्रुप जोड़ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि अचीवमेंट था, जिस कारण से इसको हम सक्सेसफुल बोल सकते हैं। पहले हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना, नॉन अलाइंड ग्रुप्स को साथ लाना, है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेसफुल का रीज़न होना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी मुहिम इंडिया ने लागू की, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट की बाकी कंट्रीज़ के साथ। अब ये क्यों रेजोनेट की बाकी कंट्रीज़ के साथ? क्योंकि सबको पता है कि देखो, अभी तक यूएसए चाहता था कि सिंगल पोल रहे। सिंगल पोल मतलब कि यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, जिसमें वो बस एकमात्र पावरफुल कंट्री रहे। उसके बाद चाइना का जब पावर राइज हुआ तो चाइना बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगा, मतलब उसने जैसा पहले चलता था प्री यूएसएसआर का ब्रेकअप था वैसा ही वो चाहता था कि एक चाइना पोल बन जाएगा, एक अमेरिका बन जाएगा। बट इंडिया जो है वो साउथ साउथ जो सॉलिडारिटी का एंगल लेकर के आया, साउथ साउथ सॉलिडारिटी, इनफैक्ट साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अफ्रीकन यूनियन को ऐड करवाना, ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत है ना। और ब्रिक्स में भी आपको पता है ब्राज़ील भी एक साउथ की कंट्री है ना, साउथ अफ्रीका भी साउथ सदर्न हेमिस्फेरिक कंट्री है। तो इस तरीके से साउथ को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं इंडिया। और वही चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसको कि ऑथर ने उठाया है कि एक पहले यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ अमेरिका जा रहा था, चाइना आया तो बाईपोलर की तरफ पुश करने लगा, लेकिन इंडिया एकमात्र कंट्री है जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की गुहार करता है, मतलब कि देयर शुड नॉट बी एनी वन पोल ऑफ पावर, सब अपने अपने पावरफुल पोल्स होने चाहिए। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि साउथ साउथ अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्लोबल कोलैबोरेशन बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ टेक्निकल टर्म्स में, ज्योग्राफिकल टर्म्स में थर्ड पोल का मतलब बताया, जो तीसरा पोल है उसका मतलब बताया हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है। द थर्ड पोल रिफर्स टू द हिंदू कुश हिमालयन रीजन और द अपर साउथ एशिया। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी ज्योग्राफिकल टर्म्स में थर्ड पोल पूछा जाए कि थर्ड पोल क्या होता है, इट इज़ द हिंदू कुश हिमालयन रीजन और द अपर साउथ एशिया, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट, इट हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस एंड स्नो आउटसाइड नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्यों इसको थर्ड पोल बोला जाता है? क्योंकि इसके पास लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस है आउटसाइड ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है ना। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। क्यों सक्सेसफुल रहा उसका भी ये रीज़न है। 55 नेशन अफ्रीकन यूनियन का आना अपने आप में बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल पॉइंट है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब तीसरा जो है ऑथर ने बताया वो मिडिल वे है। मिडिल वे क्यों है? क्योंकि मिडिल पाथ अपनाया गया यहाँ पे। जैसे यूक्रेन में क्राइसिस चल रही थी तो हो सकता है कि सारी कंट्रीज आपस में ही लड़ जाती है ना, क्योंकि कुछ लोग यूक्रेन को सपोर्ट करते, कुछ हो सकता है रशिया को सपोर्ट करते, बट एमिकेबल तरीके से मिडिल वे निकाल करके कंसेंसस बेस्ड तरीके से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास करना अपने आप में एक सक्सेस को दर्शाता है। दिस इज वॉट हैज बीन मेंशन्ड बाय ऑथर इन दिस आर्टिकल। मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी एंड द मिडिल वे, ये तीन चीज़ें आप लिखना G20 की सक्सेस के ऊपर। ये इससे अच्छा आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा, एंड ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बड़ा जो डिस्कशन है टेक्स्ट कंटेक्स्ट में वो है साइमल्टेनियस पोल्स। क्या स्टेट्स अपने आप में कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सबसे पहली बात ऑथर ने यहाँ पर डिस्कस की है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे किया जाता है। हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको अमेंड करना है तो आपको आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि रामनाथ कोविंद जी की लीडरशिप में कमेटी बनाई गई है। देयर इज़ अ कमेटी फॉर्म, और जिसके प्रेसिडेंट है मतलब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी उसके लीडर हैं, उस कमेटी के चेयरमैन है। और ये कमेटी क्या पता करेगी? फिजिबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस पोल्स, मतलब लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के चुनाव एक साथ कराने के बारे में ये सोचेगी। 8 मेंबर हाई पैनल कमेटी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का आइडिया है, जिसके बारे में ये रिकमेंडेशन देंगे अपने। अब ठीक है, ये तो हो गया फैक्ट। दूसरा, अमेंडमेंट की प्रोसेस कैसी है? आर्टिकल 368 आप सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। आर्टिकल 368 तीन तरीके से करने की बात करता है, सबको पता है। एक में आपको सिंपल मेजॉरिटी लगती है ना, जैसे कि आपको अगर स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज करनी है, स्टेट्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका वो करना है, रीऑर्गेनाइजेशन करना है, तो इसमें आपका अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये आउटसाइड होता है ना, इट इज टेकन आउटसाइड दैट, है ना। दूसरा जो होता है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से, आर्टिकल 368 बताता है कि स्पेशल मेजोरिटी लगती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है?
2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस 2/3, देखो क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग PNV एंड 50 मोर देन 50% ऑफ द मतलब टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पेशल मेजोरिटी। और एक और इम्पॉर्टेंट मेजोरिटी लगती है जिसमें आपका स्पेशल मेजोरिटी तो रहता ही रहता है प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स रहता है। तो वो कौन से मैटर्स रहते हैं? वो मैटर्स रहते हैं जहां पर कि फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है ना, ये भी आपको पता है। तो एक चीज़ ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आर्टिकल में बताई गई वो ये है, देखो, ऐसे प्रोविजंस दैट रिक्वायर्स द रेटिफिकेशन इन ऑर्डर टू बी अमेंडमेंट। जो 368(2) है, 368(2) के अंतर्गत मतलब रेटिफिकेशन जब लगता है, दे आर नोन एज द इंट्रेंस्ड प्रोविजंस। याद रखिएगा, दे आर नोन एज द इंट्रेंस्ड प्रोविजंस। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंट्रेंस्ड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है ना, अब जैसे इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग उसका कुछ चेंज करना है तो आर्टिकल 54, 55 अमेंड करना पड़ेगा। अगर आपको चेंज करना एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको चेंज करना है प्रोविजंस रिगार्डिंग द यूनियन जुडिशरी और हाई कोर्ट्स। ठीक है ना, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन यूनियन स्टेट इज अफेक्टेड, आर्टिकल 245 टू 255। 7th शेड्यूल में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, ऑल दीज विल टेक प्लेस विद द रेटिफिकेशन ऑफ दैट। जैसे कि GST बिल, आपको बता दूं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल GST का जो था, उसको लाने के लिए रेटिफिकेशन लगा था। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है कैन स्टेट रिसेंड इट्स क्या कोई मतलब अगर रेटिफिकेशन नहीं लिया गया है तो क्या किसी अमेंडमेंट को आप हटा सकते हैं? यस, हटा सकते हैं। ऑथर ने यहाँ पे इनफैक्ट एग्जांपल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह केस में, लिख लो आप लोग, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द राजेंद्र एन शाह केस, the judiciary struck down the provisions of the 97th Amendment Act। सिर्फ और सिर्फ 97th Amendment Act को इसलिए मतलब 97th Amendment Act के कुछ प्रोविजंस को इसलिए स्ट्रक डाउन कर लिया गया क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहे थे जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग था, और वो प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो रेटिफिकेशन स्टेट्स के साथ वो नहीं लिया गया था, इस कारण से कोर्ट ने उनको हटा दिया। तो यस, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है और वो वर्क कर रहा है कई सालों से, और अगर उन्होंने रेटिफिकेशन नहीं लिया तो भी ये चीज़ स्ट्रक डाउन की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह केस में करके दिखाया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि क्या स्टेट अपना रेटिफिकेशन देने के बाद वापस ले सकता है? तो ऑथर का कहना है कि भाई ऐसा कोई केस आया नहीं है सामने। यूएसए में कर सकता है, यूएसए में अगर हो, आपने पहले कुछ और कहा था, बाद में कुछ और कर सकते हो, लेकिन ऐसा केस इंडिया में नहीं आया। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि अभी जो साइमल्टेनियस पोल्स की बात है तो उसमें क्या होगा, तो ऑथर ने यहाँ पे PDT आचार्य को कोट करते ये बोला कि देखो, उनका ये कहना है कि जब अगर आप इस तरीके से साइमल्टेनियस इलेक्शंस में जाते हो तो 20 से ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ पर उनका टेन्योर शॉर्टन किया जाएगा, मतलब जो अभी ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट चल रहे हैं उनका टेन्योर शॉर्ट कर दिया जाएगा। अब जब ये टेन्योर शॉर्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनसे क्या लेनी चाहिए, उनका रिकमेंडेशन लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि वही चीज़ बोली है कि भैया अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली सारी स्टेट्स की अगर आपको मतलब हटानी है, डिसॉल्व करनी है अदर देन प्रेसिडेंट रूल, तो फिर आपको तो मतलब आप उसका फेडरल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अगला टॉपिक देखो, इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज़, द नीड टू एक्सपैंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है, बेसिकली देखो, साइंस दो तरीके की होती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक बताया गया है उसमें साइंस में हार्ड साइंस और सॉफ्ट साइंस के बारे में बताया गया है, और सॉफ्ट साइंस का एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बारे में बताया गया है। तो साइंस तो आप सबको पता है, pursuit and application of knowledge and understanding of the nature and social world which follows a very systematic methodology based on evidences। साइंस हमेशा सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी यूज़ करता है और एविडेंस बेस्ड रहता है। ठीक है ना। अब साइंटिफिक
साइंटिफिक होने के लिए कोई चीज़ क्या क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, इंडक्शन, रिपीटिशन, क्रिटिकल एनालिसिस, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड का पार्ट होती हैं, ठीक है ना। अब हार्ड साइंसेज वो होती हैं जो स्ट्रिक्टली इन्हीं साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स पे बेस्ड रहती हैं, ठीक है ना, एंड दे हैव अ वेरी नेचुरल वर्किंग, ठीक है ना। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये सब अपने आप नेचुरली चलती है ना। तो ये जो है ये हार्ड साइंसेस कहलाती हैं। सॉफ्ट साइंसेस जनरली वो साइंसेस होती हैं विच डील विद द इंटेंजिबल and which relate to the study of human and animal behavior, their interaction, their thoughts, feelings। तो ये abstract चीज़ों से ज़्यादा डील करती है, इंटेंजिबल साइंस होती है, ये सॉफ्ट साइंस कहलाते हैं। इसमें एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, उनका इंटरेक्शन, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ये सब चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज़ जो है ये भी एक ओपन एंडेड डिसिप्लिन है जो कि इवॉल्व होता जा रहा है और ये रिडिफाइन कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को, हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा इंटरप्ले चल रहा है, परसेप्शन जो है इन्वायरमेंट को लेकर के, वो सारी चीज़ें। प्लस इसमें जो लैंडस्केप्स हैं, रिवर्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, कम्युनिटीज़, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनकी इकोलॉजिकल विजडम, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज का पार्ट है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सेंटर फ्लोट्स अ न्यू साइंस अवार्ड्स। अब सेंटर ने एक नया साइंस अवार्ड बना दिया है जो कि एनुअली दिया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड यहाँ पर इंस्टीट्यूट किया गया पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, याद रखिएगा RVP जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, है ना। दूसरा जो रखा गया वो है यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में जो अवार्ड है, सॉरी, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 3 चीज़ें आएंगी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 3 चीज़ें आएंगी। पहली रहेगी आपका विज्ञान रत्न रहेगा, दूसरा रहेगा विज्ञान श्री, और तीसरा रहेगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, एंड एक रहेगा विज्ञान टीम अवार्ड, ठीक है ना। कौन कौन से हो गया, इसमें हो गया पहला विज्ञान श्री, विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान साइंटिस्ट अवार्ड। तो इसमें कुल मिलाकर कितने हो गए, 25 विज्ञान श्री हो गए, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर हो गए, तो 25 25 50 हो गए, 3 विज्ञान रत्न हो गए, 53 हो गए, और 3 हो गए आपके विज्ञान टीम अवार्ड्स। ये टीम वाले रहेंगे इसलिए 56 अवार्ड टोटल रहेंगे। 3 कैटेगरीज हैं। चौथी टीम वाली कैटेगरी है जिसको विज्ञान टीम बोलते हैं, एक है विज्ञान रत्न, एक है विज्ञान श्री, एक है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। इसमें कोई भी कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा, इसमें दिया जाएगा शील्ड, मेडालियन, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसके अलावा ऑलरेडी अभी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है साइंस के फील्ड में, जिसको CSIR देता है, 1958 से देता आ रहा है। उसमें 5 लाख का पर विनर अवार्ड है, सैलरी पर्क्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ये जो नए अवार्ड्स हैं, जो ये विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, ये PIOs यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जैसे विज्ञान रत्न 3 है ना, तो उनमें से एक PIO को दिया जा सकता है, ठीक है ना। विज्ञान श्री के लिए 3 PIOs सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर के लिए भी 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई एज लिमिट नहीं है फॉर एनी प्राइज एक्सेप्ट फॉर द शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर जो है उसके लिए 45 साल की एज लगती है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, याद रखेगा। बाकी ये आपको आदित्य L1 का मैंने बता दिया है, लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ ये शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हुआ है ये, है ना, जिसका मैन्यूवरिंग है टुवर्ड्स लैग्रेंज पॉइंट 1। L1 जो है हमारे अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये भी आपको मैंने कल पूरी चीज़ें बताई थी। व्हाट इज L1 पॉइंट, देखो लिखा है L1 लाइज ऑन द सन अर्थ लाइन एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें L1, L2, L3, L4, L5 5 तरीके की ये लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। तो ये भी याद रखें कि लैग्रेंज पॉइंट कितने हैं, तो 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। देखो फॉर अ 2 बॉडी सिस्टम, ग्रेविटेशनल सिस्टम, लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी लोकेशन है स्पेस की जहां पे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टेंड टू स्टे इफ प्लेस्ड देयर, वहीं पे रहते हैं अगर वहां पे उनको रखा जाए। तो लैग्रेंज पॉइंट वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो इनको डिनोट किया जाता है L1 to L5।
WHO रिलीजेज द रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है उसके बारे में रिपोर्ट WHO ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है अप्रॉक्सीमेटली 4 of every 5 पीपल विद हाइपरटेंशन आर नॉट एडिक्वेटली ट्रीटेड। ठीक है ना, तो हर 5 में से 4 लोग जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं हो रहे हैं। दिस इज व्हाट WHO सेज, ठीक है, रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा नंबर है ना। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन प्रेवलेंस 24% है मेल में, 21% है वुमेन में, एंड इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम 19 to 17%। तो 19% से बढ़कर 24% मेल में और 17% से बढ़कर 21% वुमेन में ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा एक आपको बता दूं, इंडिया में एक और इनिशिएटिव चल रहा है जिसको बोलते हैं द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। याद रखिएगा, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये एक हाइपरटेंशन इंटरवेंशन है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स पॉजिटिव वर्क डन विद इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत जो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव उसको रखा गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हाइपरटेंशन जो है इट अफेक्ट्स 1 in 3 एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड में 3 में से 1 को हाइपरटेंशन है ही है, एंड इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो जाती है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम मतलब 140/90 से ऊपर का ब्लड प्रेशर, 140/90, नीचे वाला 90 से ऊपर और 140 से ऊपर, तो ये हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। एंड एक और चीज़ यहाँ पे जो पता चली है वो ये है कि सबसे अच्छा जो इंटरवेंशन आप कर सकते हैं वो ये है कि आप प्रिवेंट कर लें, अर्ली डिटेक्ट कर लें, इफेक्टिव मैनेजमेंट, तभी हाइपरटेंशन का हो सकता है। ठीक है ना, तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपने अंदर भी ध्यान दीजिए और बाकियों के आपके आसपास जो आपके लव्ड वंस हैं उनके ऊपर भी। अजरबैजान लॉन्चेस ऑपरेशन इन काराबाख वॉज टू फाइट अंटिल द एंड। अब आप सबको पता होगा कि नगोर्नो काराबाख, इनफैक्ट 2023 में क्वेश्चन भी पूछा था, नगोर्नो काराबाख रीजन है ना, तो ये नगोर्नो काराबाख जो है ये आपको याद रखना है कि ये आता अजरबैजान के अंतर्गत है। हालांकि ये आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में है, लेकिन आता इसके ऊपर जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वो ये है कि अजरबैजान का है। ठीक है ना। अब दिक्कत क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा नगोर्नो काराबाख के बारे में बता दूं। नगोर्नो काराबाख को आर्ट साख भी कहा जाता है, आर्मेनियंस उसको आर्ट साख बोलते हैं। एक माउंटेनियस रीजन है, सदर्न एंड काराबाख माउंटेन रेंज का है ये, अजरबैजान के अंतर्गत आता है, इंटरनेशनली अजरबैजान का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन इसमें 1,20,000 जो इनहेबिटेंट्स हैं उसमें प्रिडोमिनेंटली एथनिकली आर्मेनियंस हैं। ठीक है, रह आर्मेनियंस ज़्यादा रहे, इस कारण से आर्मेनिया भी इसको कंट्रोल मानता है, और आर्मेनिया बोलता है कि भाई हमारे लोग ज़्यादा हैं, हम इसको कंट्रोल करेंगे, और अजरबैजान कहता है कि भाई इंटरनेशनली हमारा रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है तो हम इसको करेंगे। रेस से क्या होता है ना, अपने लोगों को बोलो चले जाए वहाँ पे, है ना। तो ऑल दिस अभी यहाँ पे ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, आप सबको पता कि बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हुआ था नगोर्नो काराबाख रीजन में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, और ये रीजन का नाम भी आपको याद रहेगा और बाकी चीज़ें भी। फ्रांस एंड जर्मनी बैक द EU इनलार्जमेंट प्रपोजल। अब EU को भी इनलार्ज करने का प्रपोजल चल रहा है। फ्रांस और जर्मनी ने तो अपने हरी झंडी दे दी कि हाँ ठीक है आप करो, इनलार्ज करो और कंट्रीज़ को मेंबर बनाने की शुरुआत करो। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अभी को देखो हुआ नहीं है, इसलिए अभी से मैं इसमें क्या बताना शुरू कर दूँ ना, बेटर होगा कि अपन थोड़ा वेट कर लें। एंड लेट्स सी, कैन ग्रीन नजेस इन ऑनलाइन फूड डिलीवरीज लोअर द प्लास्टिक पोल्यूशन। अब देखो क्या है ग्रीन नज, क्या होता है पहले तो आप ये लिख लो। ग्रीन नज बेसिकली जेंटल परसुएशन होते हैं टू इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन पीपल। लोगों को परसुएड करना मतलब उनको मनाना, उनको इस तरीके से चीज़ें बोलना, ऐसे चीज़ें बोलना कि उनका मन जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ चला जाए और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ करना शुरू कर दें। वो जब आप ऐसे लोगों को नज करना शुरू करते हैं, मतलब आप वो है ना पोक करने लगते हो, नज करने लगते हो, तो इसको बोलते हैं ग्रीन नज। ग्रीन नज मतलब कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोसेसेस की तरफ लोगों का बिहेवियर चेंज करवाना, है ना, उनको परसुएड करना। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ग्रीन नज।
एंड ग्रीन नज को कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि ग्रीन नज मतलब आप एक तरह से परसुएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, तो दे आर नॉट ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, है ना। तो कई बार लोगों का अवेयरनेस, लोगों के लैक ऑफ नॉलेज को भी ये टारगेट करते हैं ग्रीन नज के माध्यम से। हाँ, इसका एम बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है मेथोडोलॉजी कई बार इसमें क्या होती है जो मैनिपुलेटिव होती है और लोगों का इस तरीके से वो करती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द आर्टिकल्स टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।